नमस्कार, स्टॉक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं जयवीर मुखर्जी। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। शेयर बाजार में आज लौटी तेजी। निफ्टी 5,800 के ऊपर टिका तो सेंसेक्स 233 पॉइंट चढ़ा। आईटी शेयर जोश में। विजय माल्या के लिए खड़ी हुई नई मुसीबत। मैंगलोर केमिकल्स के हॉस्टाइल टेकओवर का खतरा। 24.5% शेयर खरीदकर दीपक फर्टिलाइजर बनी कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदार। मिस्र संकट से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका। नाइमिक्स क्रूड $100 के पास, लेकिन ऊपरी स्तर पर बना बिकवाली का दबाव। आज बाजार में काफी जोश आया। थोड़ा सा वॉलेटाइल ट्रेड था। एक समय ऐसा लग रहा था कि वीकनेस बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। वापस एक पुल बैक आया और काफी स्मार्ट क्लोजिंग मिली। करीब 233 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर गया और निफ्टी 5,800 के ऊपर वापस बंद होता हुआ नजर आया। लगभग 66 पॉइंट की तेजी। मिड कैप्स अच्छा कर रहे थे, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी। अगर आप देखेंगे कहां से तेजी आई तो आईटी स्टॉक्स ने आज जमकर खरीदारी दिखाई। तो रुपए में हमने डॉलर के मुकाबले थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखी, लेकिन आईटी शेयरों में आप देखेंगे टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस आज लीड करते हुए नजर आए। एफएमसीजी में अच्छी खरीदारी थी। आईटीसी, एचयूएल के साथ अच्छी मजबूती देखने को मिली। एचयूएल में हमने देखा है ओपन ऑफर आज बंद हुआ और हमने देखा 600 के ऊपर ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। तो स्मार्ट मूव यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ और स्टॉक्स जो काफ़ी एक्टिव थे उन पर नजर डाल लेते हैं तो टाटा पावर के लिए आज काफ़ी अच्छा दिन फिलहाल निकल कर आया। दिग्गज में जहां प्रेशर था तो क्लियरली मेटल्स आज प्रेशर में थे। तो टाटा स्टील, सेल, सेसर गोवा, ये स्टॉक्स आज कमजोर होते हुए नजर आए। खबरों में जो शेयर थे उसमें फर्स्ट सोर्स था। खबरें आई कि ब्लॉक डील के तहत 5% हिस्सा राकेश झुनझुनवाला ने लिया। सीएससी भी बढ़ गया क्योंकि इसका फ्यूचर, इसका अगर आप देखेंगे इस स्टॉक में काफ़ी हद तक फर्स्ट सोर्स में 57% हिस्सा है। इसके अलावा आप देखेंगे फ्यूचर वेंचर्स की आज लिस्टिंग थी और निराशाजनक 26% नीचे जाकर ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। बाजार के आगे की चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ग्लोब कैपिटल मार्केट के आशीष महेश्वरी। आशीष, थोड़ा कंफ्यूज सिग्नल आ रहा है फिलहाल बाजार के लिए। एक दिन नीचे जाता है, दूसरे दिन उसी तरह का स्मार्ट पुल बैक आ जाता है। तो सबके मन में एक सवाल है, क्या 6,000 पहले आएगा या 5,500 पहले आएगा? मेरा मानना है जो पिछले कई दिनों से एक जो पेसिमिज्म का एक माहौल भारतीय बाजारों में बन गया था, तो एक कहावत जैसे अति सर्वत्र वर्ज्य, मतलब जहां एक्सेस हो जाता है तो वहीं से एक जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो इनफैक्ट कल यदि क्लोजिंग देखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय बाजारों की आज डायरेक्शन निगेटिव रहेगी, बट मेरा मानना है कि वहीं से एक पॉजिटिव डायरेक्शन की शुरुआत हुई। और आज एफआईज के जो आंकड़े आए हैं वो भी बाइंग के आंकड़े हैं, तो शो करता है कि एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। और मेरा मानना है शायद जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा भारतीय बाजारों के लिए या विश्व के बाजारों में, जो फ्राइडे का यूएस का जॉब डेटा आएगा, तब तक मेरा मानना है कि थोड़ा सा अभी भी जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है वो बिल्कुल कल और परसों बना रहेगा। आज का जो एक हमने एक पुल बैक देखा, क्योंकि पिछले 2 दिन से बाजार में एक फॉल आ रहा था, तो उसका एक रिट्रेसमेंट है। बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि आज से बिल्कुल बाजार की डायरेक्शन चेंज हो गई। मेरा मानना है कि फ्राइडे के यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा के बाद से शायद अगले कुछ दिनों की जो बाजार की डायरेक्शन है वो डिसाइड होगी। जी, और साथ ही आपको बता दें कि आज बैंकिंग शेयर भी फोकस में थे। तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बाद आज रिजर्व बैंक गवर्नर डी सुब्बाराव ने बैंकों से ब्याज दरें कम करने को कहा। साथ ही रुपए के उतार चढ़ाव पर भी आरबीआई नजर बनाए हुए है। सुब्बाराव ने क्या कहा, ये सुनते हैं। The expectation is that monetary transmission will take place and that banks would respond by calibrating their lending rates at the long end of the yield curve. Some banks have responded in a way. The Reserve Bank is conscious of the need for monetary policy transmission to take place because it's important that banks respond by calibrating their lending rates in order for investment to pick up. On the volatility of the rupee, I cannot say anything more than the standard policy of the Reserve Bank, which is that we employ instruments available to us in order to manage volatility. We do not have an exchange rate target. We do not have an exchange rate band. We try to manage
volatility in the currency movement, volatility very broadly defined, and we use all the instruments at our command. I have nothing more to say on that. बैंक्स में अब क्या किया जाए, क्योंकि कल आपने देखा वित्त मंत्री ने क्या कहा, उसके बाद कुछ बैंक सामने भी आए, उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि वो कम करेंगे रेट्स। अब आप गवर्नर साहब को भी सुन रहे हैं, क्या रणनीति रखी जाए? देखिए, बैंक्स के लिए इनफैक्ट यदि वो लैंडिंग रेट में कमी आती है तो थोड़ा सा बिल्कुल निगेटिव रहेगा, क्योंकि अभी बैंक्स को काफ़ी अच्छे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक अभी अर्न कर रहा है। इसके अलावा बैंकों के सामने जो दो समस्या और हैं कि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ समय से, जिसके कारण से उनको काफ़ी मार्क टू मार्केट लॉसेज आएंगे इस जून क्वार्टर में। तो मेरा मानना है कि बैंकों के जो नतीजे हैं उसमें एनपीए, बॉन्ड यील्ड्स और यदि इस टाइप से यदि कुछ वो अपना लैंडिंग रेट कम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आगे जाके देखने को मिलेगा। तो ब्रॉडर में यदि आप ओपिनियन लें तो मेरा मानना है पीएसयू बैंक्स को अभी भी अवॉइड करना चाहिए और सिलेक्टिवली आगे जाके थोड़े करेक्शन के बाद आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक जैसे जो प्राइवेट सेक्टर के स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं वहाँ बिल्कुल निवेश के थोड़े बहुत मौके ढूंढे जा सकते हैं, बट पीएसयू बैंक्स को मेरा मानना रहेगा कि अभी भी अवॉइड किया जाए। साथ ही बाजार के दूसरे जानकार बाजार के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बाजार में थोड़ा उछाल आया था, वो शॉर्ट कवरिंग थी और कुछ ऐसी उम्मीद आई थी कि बाजार सुधर जाए, पर जो बड़ा ब्रॉडर जो माहौल दिख रहा है, जो अंडरकरंट दिख रही है, उस समय मंदी की दिख रही है, क्योंकि विदेशों से भी खराब खबर आ रही है और अपने देश में भी कुछ हो नहीं रहा है। जो निफ्टी जो है 5400 से 6000 की रेंज में लंबे टाइम के लिए, और शॉर्ट टर्म में अगर ले तो 57-5800 तक उसी रेंज में घूमेगी। और निवेशकों का पैसा आने के लिए अगर सरकार कुछ ठोस कदम ले, एफडीआई वगैरह ठीक करे, क्रूड ऑयल के भाव अगर कम हो, रुपया थोड़ा स्थिर हो, तो आएगा पैसा। One thing is for sure is that volatility is there to stay, and that will continue possibly till the elections, which it seems could be earlier than scheduled. I mean, clearly looking at the food ordinance bill which has come out, there's also, also a pointer that possibly we could have elections earlier. So volatility is there to stay. If you're talking of the range of the market, I think clearly there is support at about 5600 levels. That's been demonstrated, I think, clearly in the last weeks. At the same time, like I was saying earlier, I think upside is not beyond 5950, 5970. So I think we would be in this range for a while. And bias could be a bit negative, clearly looking at the sort of news flows which are coming. साथ ही जैसा आपने सुना कि काफ़ी हद तक इस समय जो व्यूज़ आ रहे हैं थोड़े से मिक्स्ड हैं, आपको क्या संकेत मिल रहा है? आज आईटी स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, तो क्या आपको लग रहा है कि फ़िलहाल ये रैली कंटिन्यू हो सकती है या सिर्फ ये एक बाउंस बैक है प्रॉफिट बुकिंग के बाद? देखिए, जनरली हमने करीब 15 दिन पहले भी एक शो किया था जब मैंने आईटी स्टॉक्स को बाय करने की सलाह दी थी। टीसीएस और एचसीएल टेक मेरे पिक थे और मैं आज भी आईटी क्षेत्र के जो भविष्य है उसको लेके काफ़ी आश्वस्त हूँ। और दो फैक्टर है कि जैसे जैसे यूएस में रिकवरी होती जाएगी तो आईटी कंपनियों के परफॉर्मेंस हैं और उसके जो मार्जिन्स हैं वहाँ पे इंक्रीज होगा। और मेरा मानना है कि कोई बहुत जल्दी रुपए की जो चाल है वो नहीं बदलेगी, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत जल्दीबाजी में रुपया 55 या 57 के लेवल हो जाएं। जरूर 62 से 64 के लेवल इस साल में ज़रूर देख सकता है। तो जो आईटी कंपनीज ने अपनी जो हेजिंग पॉलिसी है उसमें भी बिल्कुल चेंजेस लाएंगे और जो नतीजे आएंगे आईटी कंपनियों के इस क्वार्टर में या आगे आने वाले क्वार्टर में, वो मेरा मानना है काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है। तो आईटी और फार्मास्यूटिकल ये दो क्षेत्र रहेंगे। यदि आपको रुपए की कमजोरी के लिए प्ले करना है मार्केट में तो बिल्कुल आईटी और फार्मा इन दो सेक्टर में निवेश करके चला जा सकता है। लेकिन एफएमसीजी में क्या किया जाए? इसमें अच्छी बढ़त आ रही है। आपने एचयूएल का ओपन ऑफर भी देखा और स्टॉक 600 के ऊपर बंद हुआ, आज आखिरी दिन था। आईटीसी में अच्छी रफ्तार है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मेरा मानना है एचयूएल में भी पिछले एक महीने से जो ये लेवल मेंटेन किया हुआ था स्टॉक ने 585 से 595 का आज वो लेवल ब्रीच हो गया। तो मेरा मानना है शायद तो आगे जाके थोड़ी सी इसमें भी शॉर्ट कवरिंग जो है वो और देखने को मिले और ये स्टॉक बिल्कुल भी किसी लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आईटीसी ने अपने कुछ एक ब्रांड की प्राइस हाइक की न्यूज़ दी है, तो उसके कारण से मेरा मानना है कि और प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होगा आईटीसी में। तो इनफैक्ट ये सेक्टर काफ़ी अपीलिंग सेक्टर है और यहाँ पे मेरा मानना है कि आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज कंज्यूमर ये तीन स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं करंट वैल्यूएशन पर भी।
आज हमने देखा कि फर्स्ट सोर्स में ब्लॉक डील के तहत राकेश झुंझुनवाला ने 5% ले लिया और CESC के पास 57% हिस्सा है फर्स्ट सोर्स का। इन दोनों स्टॉक्स में अब क्या रणनीति रखी जाए? देखिए, CESC एक स्टॉक है जो ऑलरेडी 52 वीक हाई पर पहुंच गया है और काफ़ी समय से इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा है। इसके अलावा CESC में पावर है, रिटेल का बिजनेस है और ये इन सारे बिजनेसेस में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और मेरा मानना है रिटेल में जो FDI के कुछ रिलैक्सेशन वगैरह भी आएंगे तो पॉजिटिव रहेंगे CESC में। तो CESC का इनफैक्ट काफ़ी अच्छा पोटेंशियल मुझे नज़र आता है और 400 रुपये का प्राइस टारगेट से इनफैक्ट मैं स्टॉक को रिकमेंड भी करता हूँ। जहाँ तक फर्स्ट सोर्स की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि जो अभी भी एक कंपनी के पास जो डेट का ओवरहैंग है वो काफ़ी है, बट जैसे उन्होंने जो उनकी रेटिंग अभी BBB+ आई या थोड़ा सा उन्होंने अभी डेट का रीपेमेंट भी कर दिया है, तो मेरा मानना है कि अब शायद कंपनी का जो थोड़ा फॉर्च्यून है जो पहले काफ़ी डावाडोल लगता था, अब वो तो उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी नज़र आती है। और जो अभी वैल्यूएशन है कंपनी सिर्फ 700 करोड़ के मार्केट कैप पर मिल रही है, तो मेरा मानना है यहाँ से बिल्कुल 20 से 30% की अपसाइड एक शॉर्ट टर्म में नज़र आती है फर्स्ट सोर्स में। तो इनफैक्ट फर्स्ट सोर्स को ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। चलिए हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ, इसके बाद ढेर सारे स्टॉक्स पर राय बने रहिए। स्टॉक टॉक में आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, आइए देख लेते हैं। संतोष कुमार सिंह को लगता है कि फिलहाल निफ्टी को खरीदना चाहिए, 5880 का टारगेट वो दे रहे हैं। JK दोषी को लगता है कि निफ्टी को आप खरीद सकते हैं, 5920 का टारगेट का वो दे रहे हैं। नितिन मोरार का निफ्टी को बेचने की सलाह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं टारगेट 5770 का, स्टॉप लॉस 5870 पे लगाएं। तो 3 में से 2 एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 3 में से 2 एनालिस्ट को लग रहा है निफ्टी में अगर आप खरीदारी करेंगे आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आइए जानते हैं आशीष महेश्वरी से कि कौन से शेयर में लंबे वक्त के लिए पैसे लगाकर आप कमा सकते हैं शानदार मुनाफा। आपने पहला शेयर लुपिन चुना है और इसने काफ़ी अच्छी मजबूती दिखाई है, नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। किस तरह का टारगेट आप दे रहे हैं यहाँ पर? ल्यूपिन में जो हमारा एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा जो अनिल करीब 920 रुपये का, सिर्फ अगले 3 महीने का टारगेट है। और यदि 1 साल तक कोई निवेशक इसको होल्ड कर सकते हैं तो मेरा मानना है 1100 रुपये से 1150 के लेवल भी इस स्टॉक में आ सकते हैं। और जो रीज़न मुझे समझ में आता है, सबसे पहले तो इस स्टॉक में काफ़ी एक्यूमुलेशन हो रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, और अब इस स्टॉक में जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो बढ़ के करीब 47% हो गई है। तो इनफैक्ट इस स्टॉक में जो फ्लोटिंग स्टॉक है वो सिर्फ 6 से 7% तक का ही फ्लोटिंग स्टॉक में बचा है। इसके अलावा जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी एनकरेजिंग है। कंपनी ऑलमोस्ट $2 बिलियन का जो टर्नओवर का उनका टारगेट है उसे अचीव करने के बिल्कुल पास है। और मेरा मानना है EBITDA मार्जिन में भी कंपनी के पिछले कुछ सालों में काफ़ी इजाफा हुआ है। और कंपनी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट जो उनका एक एक्सपर्टीज़ एरिया बनता जा रहा है उसमें जहाँ मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे उनके कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च भी ड्यू हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते मेरा मानना है कि काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो दूसरे फार्मा स्टॉक्स में स्टकअप हो गए थे उनका फंड अभी ल्यूपिन जैसे स्टॉक में शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ज़रूर आज स्टॉक ने 52 वीक हाई हिट किया, बट अभी भी इस स्टॉक में मेरिट है और यहाँ से भी करीब 60 से 70 रुपये का एप्रिसिएशन बहुत शॉर्ट टर्म में आ सकता है। तो बिल्कुल ल्यूपिन इस लेवल पे बाय करें। राइट, आपका दूसरा शेयर रिलायंस कम्युनिकेशन है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी आई है, क्या ट्रिगर है और किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाए? तो जो 3 महीने में जबकि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, रिलायंस कम्युनिकेशन डबल हो गया। और मेरा मानना है कि इस स्टॉक में अब निवेश के बिल्कुल और मौके ढूंढे जा सकते हैं। निवेशकों ने इस स्टॉक को नीचे के लेवल पे मिस किया। इसके अलावा एक और मैं बात नज़र में लाना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में जबकि टेलीकॉम सेक्टर ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके बावजूद भी आरकॉम, भारती और आइडिया जैसे स्टॉक्स में FIIs ने अपना निवेश बढ़ाया है। तो मेरा मानना है उनका काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस सेक्टर में और आगे जाके
इस पर्टिकुलर कंपनी में भी मेरा मानना है कि आरकॉम में जो उनके नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे जियो इनको इन्फोकॉम के साथ टाई अप हुआ है और उन्होंने अपनी ECBs के भी रीपेमेंट किए हैं, तो मेरा मानना है कि अब जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है स्टॉक के लिए अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो इस स्टॉक को भी हमने आइडेंटिफाई किया है। एक शॉर्ट टर्म का हमारा इसका टारगेट 155 रुपये का रहेगा अगले 3 महीनों के लिए, बट 1 साल का यदि आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो मेरा मानना है स्टॉक 200 रुपये के रेट भी आपको दिखा सकता है। तो ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिसमें डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है और अपसाइड आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो ये 2 शेयर हैं जिनमें आप निवेश कर कर फायदा कमा सकते हैं। आइए अब सुन लेते हैं इंडिया इन्फोलाइन के चेयरमैन निर्मल जैन की टॉप पिक्स। फार्मास्यूटिकल में कुछ कंपनियां हैं, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, या फिर IT में कुछ कंपनियां हैं, SCL टेक्नोलॉजी और महिंद्रा सत्यम, या फिर NBFC सेक्टर में कुछ कंपनियां हैं, महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। इन सब कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, पर कुल मिला के इक्विटी में पैसा कम रखो, फिक्स इनकम और दूसरे सिक्योरिटीज में ज़्यादा रखो। इन्वेस्टर को कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब में कुछ हो तो रहा नहीं है, तो दिक्कतें सब जगह है। और जहाँ तक कुछ अगर सेफ सेक्टर्स हैं जहाँ पे दिक्कतें कम है, वो है फार्मास्यूटिकल्स और IT सेक्टर्स, जो कि जो यहाँ के रिसेशन और सरकार की नीति से थोड़ा सुरक्षित है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देंगे आपके सवालों के जवाब। बनी रहिए। स्टॉक टॉक में अब हम देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट के आशीष महेश्वरी हैं। चलते हैं दिल्ली से सुरेश दुग्गर हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश, पूछिए क्या आपका सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई हैव यूको बैंक, मेरे पास यूको बैंक है। अच्छा। 60 रुपए 69 पैसा के साथ 2450 शेयर है। मैं अभी और भी ऐड करना चाहता हूँ। नहीं, आपने ट्रेडिंग के लिए लिया, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया? इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आप और भी ऐड करना चाहते हैं, मुनाफे में है क्योंकि आज अच्छी मजबूती आई। क्या करें, यूको बैंक आज वायदा बाजार में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर था। मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा बार्गेन हंटिंग हो रही है जो बैंकिंग स्टॉक में काफ़ी हद तक बिकवाली हुई। तो जैसे हमने देखा यूको बैंक में आज अच्छा खासा एक इजाफा हुआ, बट मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म का जो एक नज़रिया यदि है कि आप यदि लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो यूको बैंक में मुझे मेरिट कम नज़र आता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो उनका जो एक्सपोजर है डिस्कॉम्स के ऊपर या उनका जो क्वार्टरली नतीजे थे उनके जो पिछले लास्ट 2 क्वार्टर के, वो कोई एनकरेजिंग नहीं थे। तो इसके कारण से हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने स्टॉक को बेचा ही है। तो मेरा मानना है यदि आपको इसी रेंज में कोई स्टॉक लेना है तो जो मुझे अपील करता है वो है टाटा पावर। टाटा पावर में जैसे अभी रिसेंटली उन्हें 25 से 30% तक की हाइक भी मिला है पावर सेल करने के लिए, और काफ़ी स्टडी स्टॉक है, अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है टाटा पावर में। तो मेरा सजेशन रहेगा यूको बैंक से आप स्विच करके टाटा पावर बाय करिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। हमारे साथ आप कोल्हापुर से नीतू पाटिल जुड़ रही हैं। नीतू, पूछिए क्या आपका सवाल। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिया था एट द रेट ऑफ ₹19,200 है क्वांटिटी। ओके। तो लेकर भी मैंने 4 इयर्स हो गया है। तो अभी अगर ये बढ़ने वाला है तो मैं होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, रुकने के लिए तैयार हूँ 1.5 साल तक। तो इसका क्या है फ्यूचर? वैसे आपने काफी समय होल्ड किया और अब राकेश झुनझुनवाला ने भी 5% हिस्सेदारी ले ली है। क्या करें, क्या इनके भाव आ सकते हैं? अक्सर हम देखते हैं राकेश झुनझुनवाला जब पोजीशन लेते हैं तो स्टॉक्स में कुछ हद तक हम वापस हलचल देखते हैं। बिल्कुल जॉनी, और राकेश जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मेरा मानना है कि उनका जो नज़रिया लंबी अवधि का है, तो बिल्कुल सोच समझ के उन्होंने इसमें स्टेक लिया। इसके अलावा कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा अभी चेंज आता दिख रहा है। जैसे CSE अभी एक्टिव उसमें रोल प्ले कर रहा है। कंपनी काफ़ी सारा डेट रीपे किया है और बिना कोई नई इक्विटी रेस किए हुए वो आगे भी कॉन्फिडेंट है कि शायद आगे भी अपना जो $170 मिलियन का डेट अगले 3-4 साल में रीपे करेंगे। तो मेरा मानना है अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो रिस्क रिटर्न का पे ऑफ है वो रिटर्न के फेवर में ज़्यादा हो गया है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि इस लेवल पे अभी आप स्टॉक को एवरेज आउट भी कर सकते हैं, और यदि आप 1 साल होल्ड करेंगे तो आपको 19 रुपए से 25 रुपए के लेवल भी देश स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो इनफैक्ट ऐड करिए इस लेवल पर। अब चलते हैं लुधियाना, वहां से VK देवरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए देवरा जी, क्या है आपका सवाल।
साहब, सबसे पहले तो मैं CNBC आवाज का और उनके पूरे परिवार का अपनी ओर से और करोड़ों दर्शकों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो हमारे तक पहुँचाते हैं और हम सही निर्णय ले पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब मेरे पास 30 रिलायंस कैपिटल के शेयर हैं जो कि लगभग बहुत टाइम से मेरे पास हैं। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जब ये स्प्लिट हुआ है ब्रदर्स में, तो उस समय मेरे को 30 शेयर जो है रिलायंस कैपिटल के मिले हैं। जी, तो अभी आप इसमें रुक सकते हैं या आपको पैसों की ज़रूरत है और आप सोच रहे हैं कि इसको बेचें या नहीं? नहीं, ये मैं रखना ही चाहूंगा और रादर ये सोच रहा था क्या इसमें और ऐड करने का ये सही वक्त है। आइए पता करते हैं। अगर सही वक्त है तो क्या लेवल होने चाहिए जिसके ऊपर ये ऐड किया जाए। आइए पता करते हैं। क्या करें, वैसे काफ़ी अच्छे मुनाफे में हैं। जब इन्होंने लिए थे ये शेयर, अब और लेना चाहते हैं, क्या इस समय लेना चाहिए लंबे वक्त के लिए? इनफैक्ट ये स्टॉक तो इन्वेस्टर को फ्री में ही मिला हुआ है। फिर भी मेरा मानना है कि अब जो बैंकिंग लाइसेंस की बात अभी जो हो रही है और उसमें रिलायंस कैपिटल काफ़ी उसका प्रबल दावेदार है, तो वो जब भी बैंकिंग लाइसेंसेस अब इशू होंगे तो मेरा मानना है काफ़ी ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि रिलायंस कैपिटल को बिल्कुल एक लाइसेंस मिलेगा और जिसके चलते ये स्टॉक अब री रेट होगा। तो मैं तो इनफैक्ट इन्वेस्टर को एडवाइस करूंगा, 30 शेयर हैं तो इनफैक्ट जब भी ये स्टॉक में, क्योंकि थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है और जब भी मार्केट गिरता है तो ये ज़्यादा गिरता है, तब किसी भी फॉल में स्टॉक को आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और मेरा मानना है यदि आप 2-3 साल तक और निवेशित रह सकते हैं इस स्टॉक में, तो जो मेरा टारगेट रहेगा स्टॉक में करीब 700 रुपये का टारगेट रहेगा रिलायंस कैपिटल में। तो बिल्कुल ऐड करिए हर डिक्लाइन पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने के पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने आज आपके इन्वेस्टर्स को ओपिनियन दिया, उसमें मेरा कोई भी इंडिविजुअल एक्सपोजर नहीं है। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। स्टॉक टॉक में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।